हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। मैं प्रियदर्शन गौतम आपके बीच में वापस से अपने कुछ व्यूज़ जो कि नेट एग्ज़ाम 26 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, आप लोगों के बीच में आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि सभी बच्चों का भी जो टारगेट है, नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आए, बिकॉज एक काफ़ी बड़ा गैप आ गया है अपनी प्रिपरेशन से फरवरी से लेकर अभी के बीच में। क्योंकि आपको सबको पता है MHRD मिनिस्टर ने 26 जुलाई नेट का एग्ज़ाम फाइनल किया है। पूरे देश भर में 26 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अभी जो कोरोना के चलते हुए काफ़ी बच्चों का जो मनोबल टूट चुका है, काफ़ी बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अपना पढ़ाई से जो माइंड था वो इधर उधर किसी ना किसी बातों को कि कोरोना क्या है, कुछ ऐसा बीमारी तो नहीं है। इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी बच्चे जो कोटा सिटी में पढ़ाई करते थे या किसी भी सिटी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं अपने होम टाउन चले गए। तो काफ़ी मेजर गैप आ गया है, काफ़ी बच्चों में टेंशन क्रिएट हो गई है। इस साल कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहेगी, रिजल्ट कैसे आएंगे, कैसे कॉलेजेस मिलेंगे। तो मैं भी सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि अपना पूरा माइंड अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। 26 जुलाई का जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे कंसंट्रेट करके पढ़ाई को करें। जो भी अभी तक अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें। नया टॉपिक पढ़ने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि काफ़ी कम समय अपने पास रह गया है, लगभग 1-1.5 महीना रह गया है। पर जितना सिलेबस हमने पढ़ लिया है, बिकॉज हमें जो लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी लंबा टाइम भी मिला है। गवर्नमेंट की जो कोरोना के चलते हुए जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं और अभी 26 जुलाई को एग्ज़ाम फाइनल हुआ है। तो इस बीच दौरान हमें काफ़ी लंबा समय मिल गया अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को। आज का सेशन जो है वो हमें यही है कि नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कैसे करें ताकि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके हमें एक बेहतरीन सीट मिल पाए। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमारी कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि एक अच्छा बेहतर कॉलेज और अच्छी बेहतरीन सीट हमें मिल पाए, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक हम पहुँच पाए। और बेहतरीन मार्क्स का मतलब क्या होता है, एक मोटा मोटा आपको आइडिया दो। अगर नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर का होता है तो लगभग 670 या 680 से ऊपर हमारे नंबर आना बहुत ज़रूरी है। एक जनरल स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी को थोड़ा साइड में रख के चलते हैं। 670 से ऊपर नंबर हमारे आने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अच्छे कॉलेज में हमारा या अच्छी रैंक के साथ कोई मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नेट के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। क्या एग्ज़ाम होता है, क्या प्लस माइनस मार्किंग होती है, कौन कंडक्शन कराता है, क्या चीज़ है, कितने मार्क्स होते हैं, क्या नेगेटिव पोर्शन रहता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें ताकि 360 ये अहमियत भी बताऊंगा कि नेट के एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी पोर्शन की कितनी अहमियत होती है। बोर्ड पे आप देख पाएंगे मैंने लिखा है हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी पोर्शन। ये आप सबको पता है, जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हर पोर्शन से लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स से लगभग 45 क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन से आते हैं अपने। 45 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री पोर्शन से आते हैं। और जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। दोनों से 45 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी पोर्शंस होते हैं। तो देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा मेजर पार्ट जो है, देखा जाए तो 360 नंबर का जो पोर्शन होता है 720 में से, वो एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। इसका दूसरा मेन एडवांटेज क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब 11th में अपने बायोलॉजी लेता है या मैथमेटिक्स लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट फील्ड होता है बायोलॉजी है, तभी उसने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। अगर उसको लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स में, तो जो पर्टिकुलर फील्ड जिसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर उसकी कमांड भी बहुत अच्छी होती है। ये जनरली देखने को मिलता है। एक बच्चे के दो सेगमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा या मैथ्स केमिस्ट्री अच्छा होगा या मैथ्स फिजिक्स अच्छा होगा। एक सब्जेक्ट में थोड़ा उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे को डाउट ज़्यादा है या मेरी स्पीड कम है या कहीं ना कोई क्लियरिफाई नहीं हो पाता है। और दो पोर्शन मैक्सिमम बच्चों का देखा जाता है काफ़ी अच्छा होता है। जैसे बायोलॉजी लेगा देखा जाए तो केमिस्ट्री या बायो अच्छा होगा, मैथ्स वालों का फिजिक्स या मैथमेटिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी अच्छा हो सकता है। मैक्सिमम बच्चों की बात कर ले, एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात करें तो 90 क्वेश्चन हैं। 90 क्वेश्चन मतलब 360 नंबर 720 में से बायोलॉजी स्टूडेंट्स के पास होते हैं। और रिमेनिंग 360 नंबर जो 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से बनते हैं,
तो हम देखें तो 360 में से 360 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के आने ही चाहिए। उसका पीछे रीज़न ये होता है कि हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह कोई क्वेश्चन या इक्वेशन वहाँ सोल्व नहीं करनी है, वो डायरेक्ट पुट आंसर होता है। आपने क्वेश्चन रीड किया पर्टिकुलर कि ठीक है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर अगर एडल्ट की बात करें तो कि उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो बच्चे को पता है 2123 है, 2122 है, या बच्चे की बात करें 2120 है, 2121 है, तो डायरेक्टली आंसर पुट करना होता है। किसी ग्लैंड का नाम पूछ लिया, किसी साइंटिस्ट का नाम पूछना है, तो वहाँ कोई चीज़ हमें सोल्व नहीं करनी है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर सीधा पुट करना है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है बायोलॉजी के अंदर। टाइम बच्चा चाहे तो एक स्कोरिंग पोर्शन बोल सकता है जहाँ पर वो अच्छे से अच्छे कम समय में मैक्सिमम पेपर को खींच सकता है। और यहाँ पर जो नेट का एग्जाम होता है उसमें कोई सेगमेंट वाइज नहीं होता है कि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में लगभग बराबर क्वेश्चन करने हैं, जब जाके आपकी रैंक कैसे बनेगी। आप नंबर ऑफ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। तो मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि 360 नंबर अपने हाथ में, तो कोशिश पूरी ये करें कि 360 में से 360 नंबर रहे। इसके पीछे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ऐसी क्या प्लानिंग करें ताकि 360 में से 360 नंबर आए। दोस्तों, आप जितने भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, एनसीईआरटी काफ़ी लोग बोलते हैं एनसीईआरटी को हमें पढ़ना चाहिए, लगभग 10 बार तो एनसीईआरटी को पूरे साल भर में पढ़ ही लेना चाहिए। मैं नहीं मानता कि एनसीईआरटी को 10 बार तक पढ़ते रहो। 10 बार तक पढ़ोगे तो आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बच्चा इतनी बार किसी चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ता है, ज़्यादा 1 या 2 बार पढ़ पाता है। पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा एनसीईआरटी को हमें क्या करना चाहिए। मेनली एनसीईआरटी के अंदर जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या है, मैं आपको बताऊँगा। एनसीईआरटी के अंदर क्या होना चाहिए, मेन जो चीज़ें हैं वो फोकस करने वाली है। पहला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी डायग्राम्स दी है उनका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। जितनी भी डायग्राम्स है आप चाहे तो उनकी कटिंग करके पेज बना के पेस्ट करके रख लें। उनकी पूरी डिटेल, पूरी नेमिंग, कहाँ का क्या नाम किया हुआ है, वो पूरा डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स पूरे सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे फ्लो चार्ट्स है, उनकी क्या सीक्वेंस है। क्योंकि एनसीईआरटी नेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डायग्राम से वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर पर्टिकुलर क्या नाम है कि या फ्लो चार्ट है, उसके बीच में गैप करके क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, जिसको आपको पूरा डिटेल में क्लेरिफाई करना होता है। तीसरा होता है टर्मिनोलॉजी। जितनी भी टर्म्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई है, आप देखते हैं कि एनसीईआरटी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर डार्क पोर्शन में एनसीईआरटी के काफ़ी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ मेंशन की हुई है। उन टर्म्स को एक चाहे तो चैप्टर वाइज अपने किसी भी एक कॉपी में रखकर उनको लिख लें, ताकि वो टर्म्स डायरेक्टली पूछ ली जाती है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किया जाता है इस टर्म्स का मतलब क्या है, या ये डिजीज़ का मतलब क्या है, या साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट या कोई डिजीज़ का नाम है या कोई बॉडी ऑर्गन का नाम दिया हुआ है, डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तीसरा है साइंटिस्ट का नेम। क्वेश्चन में जब भी अपन देखते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ पर स्टार्टिंग में इक्विपमेंट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड साइंटिस्ट के नेम होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो हमें वो साइंटिस्ट के नेम भी पता होने चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एग्जाम्पलर जो होती है, एक्सरसाइज दी होती है, समरीज दी होती है। काफ़ी बच्चे उसको छोड़ देते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी जो पीछे समरी दी होती है, कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं की होती है, कहीं मॉड्यूल में भी नहीं मिलती है। पर एनसीईआरटी के पेज जो समरीज दी हुई थी है, हर चैप्टर में अलग से पॉइंट्स मेंशन कुछ किए जाते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें वहाँ बताई होती है। तो समरीज को डेफिनेटली मेंटेन करके चले। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका पूरा सोल्व करें। तीसरा एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर्स के बारे में। आप सबको पता है कि नेट का जो एग्ज़ाम है टोटल 720 नंबर का होता है। इसमें प्लस पॉजिटिव मार्क्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके +4 मार्क्स मिलते हैं, और कोई भी क्वेश्चन गलत कर देने पे -1 होता है। +4 -1। अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहाँ पर उसका 0। देखा जाए तो अगर टोटल अगर अपन ने क्वेश्चंस में से लगभग 180 क्वेश्चंस में से कोई अगर 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से हम मान के चलते हैं 40 नंबर हमारे ऑलरेडी कम हो गए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 40 नंबर ऑटोमेटिक कम हो गए। तो उस बच्चे का पेपर ऑटोमेटिक 720 में से 40 माइनस कर दो, 680 कर जाता है।
अगर आज कोई बच्चा 10 क्वेश्चन छोड़कर आता है तो 10 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 40 नंबर हो गए, तो उस बच्चे का पेपर ऑटोमेटिक 720 में से 40 नंबर का हो जाएगा। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको उस वजह से सारे क्वेश्चन करने पड़े। मैक्स टू मैक्स ये करना चाहिए कि पॉसिबिलिटी जितने क्वेश्चन हम हो सके पहले पार्ट के अंदर हमें जो लगता है कि जिस सब्जेक्ट में हमारी कमांड बहुत अच्छी है, अगर हमें लगता है हमारी बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो बायोलॉजी का पोर्शन उठाए, हमें लगता है कि हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो उस पोर्शन को उठाए। फिर तीसरी बात, जिस पोर्शन में हमें लगता है कि अब हम इसमें हमारे पास टाइम काफ़ी बच गया है तो हम तीसरा पोर्शन चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स हो उसको उठा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने कम समय में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। बच्चों को लगता है कि हमारे पास अभी भी आधा समय है जिसमें हमारे पास लगभग 40% ही पेपर ऐसे रह गया जो करने के लिए बाकी है। दूसरी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है कि पूरा पेपर करने के लिए है, जितने भी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ये रखें कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करें, करेक्ट होने चाहिए। पर हर क्वेश्चन करने का नहीं होता है, एक एग्जामिनर उसमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। हर एग्जाम के अंदर लगभग जो इजी कोई क्वेश्चन होते हैं उनका रेशियो होता है 60 to 65%। जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं वो 60 to 65% होते हैं। जो मीडियम पोर्शन वाला पार्ट बोलते हैं, मीडियम टफनेस वाला, वो लगभग 20 से 25% क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम होते हैं, मीडियम टफनेस जिसे बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। इसके अलावा 10 से 5% जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं उनका जो रेशियो होता है 5 से 10% के बीच में होता है, जो हर कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाता है। और इसी की वजह से अपन को एक अच्छा बेहतर कॉलेज मिल पाता है, अच्छी रैंक मिल पाती है, क्योंकि ये बच्चा हर कोई कर लेता है। वैसे जो इजी पोर्शन होता है वहाँ पर लोग सिली मिस्टेक्स भी ज़्यादा करते हैं। बच्चों को लगता है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मैं यही कर दूंगा, उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और जल्दीबाजी में गलत मार्किंग कराते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। इजी क्वेश्चन का पोर्शन हमेशा याद रखिए, लगभग 60 से 65% हमेशा इजी पोर्शन आता है, 20 से 25% मीडियम क्वेश्चंस आते हैं। उससे अलावा जो 5 से 10 या 15% है वो टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बच्चा इनको फॉलो कर लेता है, इनको अच्छा करके आता है, उसी को एक अच्छा कॉलेज मिल पाता है, अच्छी रैंक मिल पाती है। 680 से ऊपर नंबर वही बच्चा निकाल पाता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हम फास्ट टू फास्ट रिवीजन कैसे करें, क्योंकि अभी सबको पता है लगभग महीना 1.5 महीना हमारे पास रह गया है। तो फास्ट रिवीजन कैसे करें, क्विक रिवीजन क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हमें नया पढ़ने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक अभी तक हमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है या जिसको अभी तक हमने देखा ही नहीं है, उस चीज़ को हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जितना भी साल भर हमने पढ़ लिया है उस चीज़ का क्विक रिवीजन करें। क्विक रिवीजन कैसे करें, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट 15 साल के जो पेपर्स हैं आपके, 15 ईयर्स के जो पेपर्स हैं आप उनको सोल्व करें। एनटी के द्वारा, एनटी की वेबसाइट पे जितने भी मॉक टेस्ट, मॉक क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्व करें। 15 साल के अगर क्वेश्चन पेपर हम जितने भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले तक जितने भी स्टेट पीएमटीज होती थी, ये पीएमटी का एग्जाम होता था, एम्स का एग्जाम भी अलग होता था। आप सबको पता होगा 2020 से अब एम्स और जिपमर है, वो सब एग्जाम एक साथ कंबाइंड होकर अब नेट ही एक कॉमन एग्जाम होगा जो पूरे देश भर में कंडक्ट होगा। उसी के थ्रू में जिपमर के थ्रू या एम्स के जो कॉलेज होते थे वो मिलेंगे। तो नेट के थ्रू जो है जितने भी पूरे 15 साल के लास्ट ईयर के मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके जो क्वेश्चन सोल्व पेपर है वो लेके आ जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपकी स्पीड कमांड इतनी बढ़ जाएगी, आपको एक पॉजिटिवनेस आ जाएगी कि अगर 15 साल का पेपर आपने कर लिया है। दूसरी बात, हम किसी भी ना किसी कोचिंग्स में लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोई किसी बड़े लेवल की कोचिंग्स होती है या हमारे पास साल भर या 2 साल का मटेरियल्स है, उनमें जो क्वेश्चंस पेपर अभी तक हमको मिले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो वो ऐसे आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम कोशिश करें, जितने से ज़्यादा पेपर्स आप सोल्व करेंगे तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी। पेपर सोल्व करने से क्या होता है, एक तो स्पीड बढ़ती है आपकी, स्पीड मतलब 3 घंटे के अंदर, 3 घंटा भी नहीं बोलता हूँ मैं, 2 घंटे 45 मिनट के अंदर हम पूरा पेपर कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर जो होगा वो OMR शीट बेस्ड है, तो 2.25 घंटे के अंदर हम हमारी OMR शीट फिल करके नहीं बढ़ जाए, या लास्ट में 10-15-20 मिनट OMR फिल करने के लिए रखें, ताकि एक साथ कंसंट्रेशन के साथ जितना भी पेपर हमने सोल्व किया है, क्वेश्चन को टिक किया, वहाँ पर उसका आंसर टिक कर दिया, फिर ऐसे करते हैं पूरे पेपर को एक साथ सोल्व करने के बाद फिर हम लास्ट में 15-20 मिनट जो हमें बचते हैं उस पीरियड में हम जैसे बायोलॉजी पोर्शन चुना, बायोलॉजी को देखकर, फिजिक्स वाला पोर्शन है तो फिजिक्स के कॉलम में ही भरें। कभी बच्चा ये भी गलती कर देता है कि बायोलॉजी वाले पोर्शन के क्वेश्चंस फिजिक्स वाले में फिल कर दिए, फिजिक्स के केमिस्ट्री में फिल कर दिए, OMR शीट खराब हो जाती है और बच्चे का चाहे कितना अच्छा पेपर हो पूरा पेपर खराब हो जाता है, रैंक बिगड़ जाती है, पूरा साल खराब हो जाता है। तो हम पूरा कंसंट्रेशन के साथ लास्ट में बैठ कर OMR शीट को फिल करें ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो।
डू या डोंट्स में जो चीज़ मेजरली बताई जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है कि OMR शीट को सबसे लास्ट में फिल करें ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। एक चीज़ और, जब पूरे पेपर के टाइम पे OMR शीट हमारे पास में रखी रहती है तो OMR शीट को हम थोड़ा दूर रखें ताकि हमारा हाथ जब रखा रहता है तो स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से, तो उसकी एक जो कोड स्कैनिंग होती है वो बिगड़ जाती है, OMR शीट मुड़ जाती है, फट जाती है, पेपर के साथ में रखी थी है। तो OMR शीट को हम थोड़ा साइड में रखें पूरे पेपर को सोल्व करने के बाद, उसके बाद ही OMR शीट का यूज़ करें ताकि OMR शीट हमारी प्रॉपरली स्कैन हो पाए। दूसरी चीज़ और है, घड़ी का टाइम का बिल्कुल यूटिलाइज करके चलें। जो पोर्शन हमें बहुत अच्छे से आता है उसको फॉलो करें, और जो बाद में जो क्वेश्चन से पेपर हमें समझ में नहीं आए ताकि उसमें थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हो भी जाता है तो हमारे रिमेनिंग टाइम काफ़ी बच जाता है, जिसमें हम अच्छे दिमाग के साथ वो क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएँ। नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन नेगेटिव करने से -5 की मार्किंग हो जाती है। 4 नंबर जो आपके पॉजिटिव होने थे, एक तो वो एक -1 करके पूरे 5 नंबर कम होते हैं आपके, तो इससे बचें आप। और जितने भी आपके पास मटेरियल है NCERT को पढ़ें, जो क्वेश्चन पेपर अभी लास्ट ईयर के 10 से 15 साल के हैं उनको सोल्व करें और नेगेटिव होने से बचें। इस वजह से हम 360, और बायोलॉजी में सबसे बेस्ट ये है कि वहाँ पर हमारे पास बिल्कुल टाइम बचता है क्वेश्चन को सॉल्व इनका। बायोलॉजी पोर्शन क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट पुट अप आंसर करना होता है, वहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, वहाँ कोई सॉल्व करने का टाइम खराब होता ही नहीं है। इस वजह से बायोलॉजी में बच्चा 360 में से 360 नंबर ला सकता है। और देखा जाए तो एक 50%, मतलब 370 720 में से बात करें तो 360 नंबर जो होते हैं वो आपके बायोलॉजी पोर्शन से आते हैं। तो हम ये बेहतर से बेहतर ये करके चलें कि उस क्वेश्चन को 360 में से 360 तो लाने ही है, ताकि और पोर्शन में से अगर हमारे आधे या 60-70% मार्क्स भी आ जाते हैं तो एक अच्छे कॉलेज की मिलने की संभावना बनी रहती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे यही है कि क्वेश्चंस तो हमने पढ़ लिए हैं, स्टडी पूरी कर ली है, पेपर को 3 घंटे के अंदर कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी बना के चले जिससे हमारी मार्क्स बहुत अच्छे हैं और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाए। इन सब चीज़ों को फॉलो करें। ड्रेस कोड का काफ़ी ध्यान रखें। वैसे तो सब लोग आपको पूरा एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन करके चलते हैं, जितना सिंपल ड्रेस आप पहन के जाएंगे वो आपके लिए बेहतर है। कोई ऐसे तड़क भड़क वाले कपड़े या फिर ऐसी चीज़ें हमें नहीं पहन के जानी है ताकि वहाँ जाके हमें कोई परेशानी आए। बिल्कुल सिंपल एक ड्रेस कोड रखना है, टी-शर्ट या जीन्स या सिंपल पैंट या ट्राउज़र हम फॉलो कर सकते हैं। गर्ल्स की बात करें तो सलवार कुर्ता हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो फिर उसमें पूरी गाइडलाइन आपको एडमिट कार्ड में मिलती है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें हैं। टोटल जो सीट्स की बात करें तो काफ़ी, जैसे नेट के थ्रू लगभग 75-76 हज़ार सीट्स हैं पूरे पैन इंडिया के अंदर। एम्स की बात करें तो लगभग 1200 सीट्स हैं। BDS कॉलेज है जो नेट के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं उसमें नेट के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स के कॉलेजेस हैं, BDS है, वेटनरी BVSC है, वेटनरी कॉलेजेस हैं। उसके अलावा आयुष जो है, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब आपको नेट के थ्रू मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो रैंक के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज और ब्रांच और सीट्स मिलेगी। तो मेरी आप सबसे यही है कि हर बच्चा 670 या 680 से ऊपर ही स्कोर लेके आए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज प्राप्त करें। सीट्स का सारा जो स्ट्रेटेजी और स्टैटिक्स है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मैं बताना चाहूँगा, NT की जो वेबसाइट है जितने भी नोटिफिकेशन है वो www.nta.nic.in पर अवेलेबल है। जितने भी सीट्स स्टैटिक्स हैं या सीट प्लानिंग है, कितने कॉलेज में क्या क्या सीट्स है, हर ब्रांच से रिलेटेड, हर कॉलेज से रिलेटेड जो सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है आप वहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपको एक टारगेट मिल जाए कि हमें किस कॉलेज तक कैसे मार्किंग करके कैसे कहाँ पहुँचना है। तो पूरा सीट का डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद। और आप इस चैनल को देखते रहिए, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी होगी वो मैं आपके बीच में डेफिनेटली लेके आऊँगा। धन्यवाद।